गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा टॉपिक प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का निर्माता होता है, उसका संचालन करता होता है और उसका संहार करता होता है। मतलब राष्ट्रपति जो है उनको मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देने का जो कार्य है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। कौन सा जो मंत्री है उनको कौन सा विभाग देना है, क्या कार्यभार सौंपना है, ये सारा जो दायित्व है ये प्रधानमंत्री का होता है। इसके बारे में कल हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत बताया था कि हर मंत्री को लोकसभा जो है उसका समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। अगर कोई भी मंत्री जो है वो लोकसभा का समर्थन खो देता है या किसी भी मंत्री के विरुद्ध में अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य सेतु का कार्य। देखो, प्रधानमंत्री जो है वो एक तरफ मंत्रिपरिषद और दूसरी तरफ राष्ट्रपति जो है उन दोनों के बीच में एक पुल का कार्य करता है। और मतलब जो भी मामले मंत्रिपरिषद के अंदर लिए जाते हैं उन सभी मामलों से राष्ट्रपति जो है उनको अवगत कराता है और राष्ट्रपति जो भी बात अपनी पहुंचाना चाहता है मंत्रिपरिषद तक वो प्रधानमंत्री के माध्यम से अपनी बात जो है उनको पहुंचाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों जो है उनके मध्य में एक सेतु का कार्य जो है वो करता है प्रधानमंत्री। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय जो है उनमें सम्मिलित होना। प्रधानमंत्री जो है वो सरकार के द्वारा लिए गए जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उन सभी में सम्मिलित होता है और सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनके बारे में निर्णय लेता है कि गवर्नमेंट को क्या नीति बनानी है, क्या पॉलिसी बनानी है, क्या योजना बनानी है। वो सारी चीज़ों का निर्धारण जो होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं उसके अनेक स्रोत हैं। जैसे मंत्रिपरिषद जो है उन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, लोकसभा जो है उनका नेतृत्व करने का कार्य करता है, विदेश यात्रा अगर हो रही है कोई तो उसके दौरान राष्ट्रीय नेता की जो छवि है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसके अंदर प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रधानमंत्री की स्थिति। प्रधानमंत्री की स्थिति देखिए, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री की जो स्थिति होती है वो राजनीतिक परिस्थितियां जो है उन पर डिपेंड करती है। अगर लोकसभा में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको बहुमत प्राप्त है तो प्रधानमंत्री की जो स्थिति होगी वो सुदृढ़ होगी। जैसे अगर अपन आज के टाइम पे देखते हैं तो बीजेपी सरकार या जो हमारा जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो स्पष्ट बहुमत का, एनडीए का जो गठबंधन है वो स्पष्ट बहुमत से सरकार में आए थे। स्पष्ट बहुमत के अंदर हमें किसी दूसरी पार्टी पर जो है मतलब प्रधानमंत्री जो है मोदी जो है उनको किसी दूसरी पार्टी पर डिपेंड रहना नहीं पड़ा। तो वो कोई भी निर्णय अगर लेंगे तो वो उस निर्णय के लिए उन्हें अन्य पार्टियों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो कैसे बनी है, स्पष्ट बहुमत से बनी है। तो यहाँ पर जो स्थिति होगी उनकी वो कैसी होगी, सुदृढ़ होगी। मतलब अगर सरकार जो है वो स्पष्ट बहुमत से बनी हुई है तो वहाँ प्रधानमंत्री की स्थिति जो है वो सुदृढ़ होती है। लेकिन वहीं अगर गठबंधन सरकार जो बनी हुई है, क्योंकि गठबंधन सरकार जो है उनमें क्या है, दूसरे पार्टियों के या दूसरे दलों के समर्थन पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की जो स्थिति होती है वो कमज़ोर होती है। क्यों? क्योंकि वो स्वेच्छापूर्वक कोई निर्णय नहीं ले सकता, उनको जो अन्य पार्टियां हैं, अन्य मंत्रियां हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर लोकसभा में पार्टी को स्पष्ट बहुमत है तो प्रधानमंत्री की स्थिति सुदृढ़ होगी और अगर सरकार गठबंधन की है तो प्रधानमंत्री की स्थिति कमज़ोर होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री का टॉपिक पूरा हो गया है। और जो लास्ट आपका टॉपिक आता है इस चैप्टर का
वो है स्थायी कार्यपालिका के अंदर नौकरशाही। स्थायी कार्यपालिका, और इसमें आएगा नौकरशाही। देखिए, आपको पता है कि कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत हम समस्त मंत्रीगण जो हैं उनको रखते हैं, क्योंकि जब भी सरकार बदलती है तो समस्त मंत्री जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जो नौकरशाह हैं, या जिनको आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहते हो या सिविल सेवक कहते हो, ये स्थायी होते हैं। ये स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका संबंध किसी भी सरकार के बदलने से नहीं होता। इनसे सिर्फ ये आशा की जाती है कि कोई भी सरकार आए, इनको तटस्थ रह करके अपना कार्य पूरा करना है। नई सरकार जब भी आती है तो नई नीतियों को लेकर के आती है, नई पॉलिसीज़ को लेकर के आती है। तो नौकरशाही का दायित्व केवल ये होता है कि वो सरकार जो है उनकी मदद करे, जो भी सरकार आए। इनका सरकार के बदलने से कोई संबंध नहीं है, सरकार बदलती रहती है, लेकिन नौकरशाह जो है वो यूं ही बने रहते हैं। ठीक है, अब देखो, भारत के अंदर जो सिविल सेवाएं हैं या फिर जो प्रशासनिक सेवा है, उनका जो चयन होता है वो बिना किसी भेदभाव के होता है, योग्यता के आधार पर होता है। आपने देखा होगा IAS वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जो इनका चयन है वो योग्यता के आधार पर किया जाता है। बट इसके अंदर समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आरक्षण जो है, उनकी व्यवस्था जो है वो भी की गई है। और वैसे इनका जो कार्यकाल होता है वो सब कुछ निश्चित है। मेन चीज़ आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भारत के अंदर जो वर्गीकरण है सिविल सेवाओं का, वो किस प्रकार से है। देखो, ये आप लोग अपने कॉपी के अंदर भी इसको बना लेंगे, इस डायग्राम को, कि भारत के अंदर सिविल सेवाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, ये 3 भाग में डिवाइड है। सबसे पहले है अखिल भारतीय सेवाएं। ये जो सेवाएं होती हैं, इसके अंदर भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, और भारतीय पुलिस सेवा, IPS। ठीक है, दूसरे स्तर की जो है वो है केंद्रीय सेवाएं। इसके अंदर भारतीय विदेश सेवा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है IFS, और भारतीय राजस्व सेवा, ये इसके अंतर्गत आएगी। और लास्ट प्रांतीय सेवाएं। इन प्रांतीय सेवाओं के अंदर बिक्री कर अधिकारी, ये इसमें आता है। और अगर आप जिला स्तर पर देखेंगे तो जिले के अंदर कलेक्टर जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कलेक्टर होता है। ये भी IAS स्तर का अधिकारी होता है, और जिले की सारी जिम्मेदारी जो है वो कलेक्टर की होती है। अब देखो, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नियुक्ति चाहे इनकी किसी भी राज्य के अंदर हो, लेकिन इनके बारे में निर्णय लेने का जो अधिकार होता है, अगर इनके विरुद्ध में कोई कार्यवाही करनी है, कोई भी निर्णय लेना है, तो वो सारे अधिकार केवल किसके पास में होंगे? केंद्र सरकार के पास में होंगे। राज्य सरकार जो है वो इनके बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर प्लस टॉपिक जो है वो एंड होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।